हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एक नई क्लास में। तो हम टॉपिक कर रहे थे फांसीवाद कि इटली में फांसीवाद क्या था और उसके उदय के कारण क्या थे। तो फांसीवाद का मीनिंग जो है मैंने आपको पीछे एक क्लास में करवाया है। वहाँ पर जो है इसके मीनिंग को मैंने अच्छी तरह से बता दिया था कि फांसीवाद होता क्या है, ठीक है, कि फांसीवाद का मीनिंग क्या है डिटेल से। तो जब हम इस फांसीवाद का मीनिंग अच्छे से जान लेते हैं तो हम आगे ये देखते हैं कि इटली देश जो था वहाँ पर यह कैसी है विचारधारा आई और कैसे इस विचारधारा ने काम किया और कैसी है विचारधारा एक पार्टी के रूप में संगठित होकर आगे चलकर इसने एक अपनी सरकार बना ली और कम से कम 12-13 साल जो है इसने शासन किया था इटली पर। तानाशाह के रूप में निरंकुश शासन था जिसमें कि सिर्फ नेता को ही प्रमुख माना जाता था, बाकी अन्य पार्टी अन्य लोगों को कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी। तो ये हमने जो फांसीवाद का मीनिंग था उसमें मैंने आपको टोटली डिटेल से अच्छे से क्लियर करवा दिया था। तो आज जो है हम करने वाले हैं कि फांसीवाद के उत्थान के कारण क्या थे। तो कारण में जो है मैंने आपको पिछली क्लास में इसका जो पिछला पार्ट है पार्ट 1 फांसीवाद के उदय के कारणों में, उसमें मैंने आपको जो है 3 पॉइंट करवा दिए थे। उदय के कारण में पेरिस शांति सम्मेलन था। ये पेरिस शांति सम्मेलन आप इतना इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था। तो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद शांति समझौता करने के लिए। जो है पेरिस में जिन जिन देशों ने युद्ध में भाग लिया था वो सारे देश जो है इकट्ठा हुए थे। वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में कुछ फैसले लिए गए थे, कुछ संधियां की गई थी और जिन राज्यों की क्षतिपूर्ति थी उनको थोड़ी बहुत क्षतिपूर्ति प्रदान की गई, पैसे दिए गए, उनको कुछ क्षेत्र दिए गए। इस तरह से जो है सारा मामला इस मीटिंग में हुआ था, इस पेरिस शांति सम्मेलन में। इसको मैं जो आपको एक अलग क्लास में भी करवा दूंगी कंप्लीट कि पेरिस शांति सम्मेलन या पेरिस समझौता क्या था, जिसमें कि आपको पूरा इसके बारे में पता चल जाए कि इसमें किन किन देशों को कौन कौन से प्रदेश मिले, क्या क्या बातें हुई थी। लेकिन जब हम इस पॉइंट को इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ यहाँ पर इटली को देखना है कि इटली को इस सम्मेलन में संतुष्टता मिली थी या नहीं, इटली को कौन से प्रदेश दिए गए, कितना धन दिया गया। तो इसमें मैंने जो आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो है इसमें जो है राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री गया था इटली का ओरलैंडो, उसको जो है कौन कौन से प्रदेश दिए गए थे। तो एड्रियाटिक सागर जो है उसका पूर्वी प्रदेश दिया गया था ट्रेंटिनो और टिरोल, याद रखिएगा ये 2 ही क्षेत्र इसको प्रदान किए गए थे। और अफ्रीका में इसको कोई उपनिवेश नहीं दिया और पैसे भी इसको ज़्यादा नहीं दिए गए। तो इस कारण जो है ये प्रधानमंत्री ओरलैंडो जो था ये बीच में ही सम्मेलन छोड़कर नाराज होकर आ गया, क्योंकि इसे अपनी इच्छा के मुताबिक जो है इस सम्मेलन में कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हुआ था। और इस सम्मेलन में ही जो है अमेरिका का राष्ट्रपति था वुड्रो विल्सन, उसने गुप्त संधियों को मना कर दिया था कि गुप्त संधियों का इस सम्मेलन में कुछ भी मान्यता प्रदान उनको नहीं की जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट है, 1 लाइनर फैक्ट में बहुत बार पूछा गया है कि पेरिस शांति सम्मेलन में इटली को कौन कौन से प्रदेश दिए गए थे। तो ट्रेंटिनो और टिरोल, और ये एड्रियाटिक सागर के पूर्वी प्रदेश थे। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने किया था कि आर्थिक असंतोष, आर्थिक मतलब युद्ध में भाग लिया था, नॉर्मल सी बात है, पैसे की कमी होनी थी, आर्थिक तंगी होनी थी। तो उसी के कारण जो है कहीं ना कहीं इटली में फांसीवाद नई पार्टी जन्मो, उस नई पार्टी ने लोगों को राहत प्रदान की, लोगों को शरण दी और लोगों को हिम्मत बंधाई और उनको हौसला दिया कि आगे चलकर जो हम इस सिचुएशन से निकल पाएंगे। और सरकार की असफलता थी, इसके कारण जो है ये लोग बेरोजगार हो गए थे। तो आर्थिक असंतोष को हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था समाजवादी आंदोलन की असफलता, ठीक है। एक समाजवादी विचारधारा क्या होती है, इसको जो है मैं आपको एक अलग शॉर्ट वीडियो है ना उसमें अपलोड कर दूंगी कि समाजवादी क्या होता है, साम्यवादी क्या होता है, व्यक्तिवादी विचारधारा क्या होती है, पूंजीवादी विचारधारा क्या होती है। ये कई फैक्ट है जो ऐसे ऐसे कंफ्यूज करने वाले हैं। तो समाजवादी आंदोलन की असफलता रही थी। तो समाजवादी आंदोलन का क्या है कि समाजवादी आंदोलन में किन चीज़ों पर बल दिया जाता है, मैं मोटा मोटा आपको बता देती हूँ कि समाजवादी आंदोलन वो होता है जिसमें कि समाज के जो सभी क्षेत्र हैं, सभी जातियाँ हैं, उनको बराबर हिस्सा दिया जाए। किसी भी एक जाति या एक क्षेत्र एक ही नेता के हाथ में सारी पावर ना रहे, बल्कि शक्तियों का बंटवारा किया जाए और समाज के हित पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, इसमें ये होता है। तो ये आंदोलन चला था इटली में, अच्छी बात थी, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ। जब ये कामयाब
मान सकते हैं हम कि जब अच्छी चीज़ कामयाब नहीं होती तो बुरी चीज़ें जन्म लेती है। तो बुरी चीज़ों ने जन्म लिया, वो पार्टी बन गई फसिस्ट पार्टी, और उसने लोगों को शरण दी क्योंकि यहाँ पर लोगों को संतुष्टता नहीं मिली, और उसके कारण जो है लोगों ने वहाँ पर उस पार्टी को ज्वाइन किया, और उस पार्टी में जो है धीरे धीरे उस पार्टी के हम आगे कार्यक्रम देखेंगे कि उस पार्टी में क्या क्या चीज़ें शामिल थी, क्या क्या उसके सिद्धांत थे, जिसके कारण लोग उसकी तरफ आकर्षित हुए और लोगों की संख्या धीरे धीरे उसमें बढ़ती गई। ठीक है, तो 3 पॉइंट मैंने आपको टोटली अच्छे से पढ़ा दिए थे पिछले क्लास में, हमने 5 मिनट में रिकॉल भी कर लिए। आई होप जिसने पिछले क्लास बाई चांस ना देखी हो तो वो इतना इस 2-3 टॉपिक को मैंने जितना अच्छे से करवाया है आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज का हमारा पॉइंट है कि उदारवादी सरकार की असफलता, कि इटली में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो वहाँ पर उदारवादी सरकार की असफलता, उदारवादी सरकार का शासन था। एक तो होता है उदारवादी, एक होता है उग्रवादी। तो उदारवादी जो है वो नरम स्वभाव के होते हैं व्यक्ति, उसमें नरम स्वभाव के, जो कि किस पर बल देते हैं, जो कि हिंसा, क्रांति, इन पर बिल्कुल भी बल नहीं देते, इनका विरोध करते हैं। वो किसी भी बात को, किसी भी काम को जो शांति के द्वारा, बातों के द्वारा समझा, आपसे समझौते के द्वारा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके अपोजिट ही एक विचारधारा है उग्रवादी विचारधारा। तो उग्र आप मान सकते हो, उग्र मतलब गुस्सा, उसमें जो है हिंसा पर बल दिया जाता है, क्रांति पर बल दिया जाता है, विरोध किया जाता है, हड़तालें की जाती है, प्रदर्शन किया जाता है, आंदोलन चलाए जाते हैं, उसके द्वारा चीज़ों को, बातों को, कोई भी बात मनमानी हो, कोई भी समझौता हो, ये चीज़ें ना आपसे बैठकर कम बातें करते हैं बल्कि उसका विरोध कर कर क्रांति पर ज़्यादा बल देते हैं। तो उदारवादी सरकार की असफलता, उदारवादी सरकार थी, नरम स्वभाव वाली सरकार थी, इतनी इसमें जो है नेता इतने उग्रवादी नहीं होते, इतने गुस्से वाले नहीं होते, वो बातों को आपसे समझौते द्वारा ज़्यादा सुलटाने की, सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पॉइंट को मैं आपको डिटेल से पढ़ाती हूँ कि इटली में जो था फासीवाद के उत्थान का एक और प्रमुख कारण उदारवादी अर्थात संवैधानिक सरकार की असफलता थी, कि जो संविधान की सरकार बनी हुई थी एट अ टाइम प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में, वो असफल हो रही थी। उसी के कारण जो है लोग उसको नापसंद कर रहे थे, और एक नई पार्टी बनी जो फसिस्ट पार्टी के नाम से जानी गई, जो कि मुसोलिनी की पार्टी थी, उसको लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया। उदारवादी इस सरकार की स्थापना 1870 में हुई थी इटली में, और प्रथम विश्व युद्ध खत्म कब होता है 1918 में। तो 1870 से ये सरकार चली आ रही थी। यह सरकार राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकी, मतलब युद्ध के बाद इतनी आर्थिक कंडीशन युद्ध के बाद भी खराब हो गई, और उससे पहले भी जो है ये सरकार ज़्यादा सफल नहीं हुई थी। राजनीति में भी इसने ऐसा कुछ खास काम नहीं किया था, और आर्थिक पैसे की समस्याओं में भी जो है इसने इतना अच्छा इसका रिजल्ट नहीं रहा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बार बार मंत्रिमंडल बने, परंतु सरकार जो थी देश में शांति स्थापित करने में बिल्कुल असफल रही। उदारवादी दल के सदस्यों में परस्पर एकता भी नहीं थे, आपस में उदारवादी दल में जो नेता थे मंत्रिमंडल में, उनमें आपस में विचारों में भी एकता नहीं थी, उनके आपस में नहीं बनती थी। तो प्रजातंत्रीय सरकार के नेता बड़े बड़े वादे तो जनता से करते थे, परंतु उन्हें पूरा नहीं कर पाते थे। ये सरकार जो उदारवादी सरकार थी, ये जनता से प्रोमिस करती थी, वादे करती थी, लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाती थी। अतः इटली की उदारवादी सरकार जो है गृह और विदेश दोनों मामलों में बुरी तरह से असफल रही। अतः इटली की जनता इस सरकार से इतनी परेशान हो गई कि वह अब ऐसी सरकार चाहती थी जो कि सारी समस्याओं का समाधान कर दे, उन्हें राहत पहुंचा दे, देश से गरीबी को दूर कर दे, और जो हमारे देश की कंडीशन है उसको सुधार दे। तो अब ऐसी उम्मीद या आशा जो थी लोगों को किससे थी? सिर्फ मुसोलिनी नामक एक व्यक्ति से, जो कि फसिस्ट पार्टी का नेता था, मुखिया था। तो उदारवादी सरकार की असफलता थी पिछली सरकार की, उसी के कारण जो है नई तानाशाही सरकार इटली में आई थी। 5वां पॉइंट है मुसोलिनी का नेतृत्व। ये नेता था ना, कि इटली में फासीवाद की स्थापना का सबसे बड़ा कारण मुसोलिनी का योग्य नेतृत्व था। कोई भी चीज़ लोगों को अट्रैक्ट करती है, अगर एक व्यक्ति लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है तो मतलब उसके व्यक्तित्व में, उसके पर्सनैलिटी में कुछ तो अट्रैक्टिव, कुछ तो अच्छी बातें होगी। तो इसकी अच्छी बात यही थी कि ये लीडरशिप, नेता बहुत अच्छा था, भाषणों के द्वारा, मोटिवेशन के द्वारा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। तो इसने इतना अच्छा नेतृत्व किया, इतना अच्छे से सब कुछ संभाला कि जनता जो है खुद ब खुद इसको पसंद करने लगी। कि मुसोलिनी ने इटली में फसिस्ट दल बोल सकते हो, पार्टी बोल सकते हो, एक ही बात है, फसिस्ट दल या पार्टी का गठन किया।
इसने इटली वासियों को सुरक्षा व शांति प्रदान करने का आश्वासन दिया, वादा किया कि मैं जो है इस पार्टी के माध्यम से आपको सुरक्षा भी प्रदान करूंगा और हमारे देश में शांति भी प्रदान करूंगा। इसके अलावा वह देश की राजनीति और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए भी वचनबद्ध था। मतलब इसने मुसोलिनी ने वचन दिया कि मैं हमारे देश की राजनीति की कंडीशन अच्छे करूंगा और आर्थिक दृष्टि से जो पैसे की तंगी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, उन सबको मैं दूर करूंगा, ये मैं वचन देता हूँ, ये मुसोलिनी ने कहा था। मुसोलिनी जो था वो एक योग्य सेनापति था और उच्च कोटि का संगठन करता, मतलब किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से प्लानिंग करके कंप्लीट करता था। उसके भाषणों में भी लोगों को आकर्षित करने की कला थी। वो इतनी ज़बरदस्त भाषण देता था कि लोग उसके भाषणों को घंटों घंटों सुनते रहते थे और उसकी बातों पर मोहित हो जाते थे। यही कारण था कि दिन प्रतिदिन लोगों का समर्थन उसे मिलता चला गया, जनता उससे ज़्यादा जुड़ती चली गई मुसोलिनी से। परिणाम स्वरूप 1922 मतलब प्रथम विश्व युद्ध 1918 में ख़त्म हुआ। उसके 4 साल बाद जो है मुसोलिनी ने पूर्वी सैनिक तैयारी के साथ इटली की जो राजधानी थी रोम, जहाँ पर सरकार थी, जहाँ पर प्रधानमंत्री और ये रहते थे, वहाँ पर उसने आक्रमण कर दिया और उसके सामने इटली सम्राट, इटली का जो राजा था, उसने हथियार डाल दिए और उसने जो है रिज़ाइन कर दिया। आप मान सकते हो कि पिछली सरकार ने रिज़ाइन कर दिया, ये सम्राट था, इसने हथियार डाल दिया और ये देश छोड़कर चला गया। परिणाम स्वरूप वह इटली में प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो गया। तो 1922 में जो है मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री बना, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के 4 साल बाद। ठीक है, तो ये इसका नेतृत्व इतना अच्छा था कि इसने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और ज़्यादा से ज़्यादा जनता इससे जुड़ गई और इसकी सरकार इतनी जल्दी बनने में कामयाब हो गई। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फांसीवाद का जन्म। ठीक है, ये पॉइंट और कर लेती हूँ मैं आपको, फिर मुसोलिनी के बारे में जो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कि फांसीवाद ये पार्टी कैसे बनी, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद फांसीवाद का इटली में जन्म हुआ। उत्थान बोल दो या जन्म, एक ही बात है। अशांति, अराजकता, गरीबी के दौर में इटली के जो नगर थे, शहर थे, उनमें सिर्फ एक ही नारा सुनाई देता था, लेनिन चिरंजीवी हो। लेनिन जो था वो एक नेता था जो कि रूस में कामयाब हुआ था। उससे जो है उसके व्यक्तित्व से, उसकी बातों से जो लोग सारे देशों में प्रभावित थे कि वहाँ रूस की भांति मजदूर तथा कृषक लोग साम्यवादी क्रांति करना चाहते थे और उन्होंने इटली के कारखानों व भूमि पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया। परंतु कच्चे माल की कमी की वजह से वे कारखानों को सही प्रकार से नहीं चला सके। ऐसे समय में इटली के कुछ लोग अपने को फसिस्ट कहकर पुकारते थे, जिन्होंने घोषणा की कि वो इटली में साम्यवाद की रक्षा करेंगे। तो हम बात करें, दोबारा से पढ़ते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जो इटली में फांसीवाद पार्टी का जन्म हुआ। अशांति थी, अराजकता, गरीबी के दौर में जो इटली के शहर थे वहाँ पर लेनिन के नारे लगाए जा रहे थे। ठीक है, तो लेनिन मतलब जो ये इटली था वहाँ रूस की भांति मजदूर और कृषक लोग जो थे, इटली के मजदूर थे और किसान लोग जो थे वो साम्यवादी क्रांति करना चाहते थे। और जो इन किसानों ने, मजदूरों ने जो है इटली के कारखाने थे, जो भूमि थी, उन पर ज़बरदस्ती अधिकार कर लिया, क्योंकि सरकार में इतना कंट्रोल था नहीं, सरकार असफल हो रही थी, तो इन पर अधिकार कर लिया। लेकिन कच्चा माल नहीं था, क्योंकि कृषि किसान अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे थे, देश में गरीबी का माहौल था, तो कृषि इतनी अच्छे से नहीं हो रही थी। तो कारखानों को चलाने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत थी। कच्चा माल कहाँ से आएगा? कृषि से, क्योंकि कृषि से ही जो है कपास वगैरह बनते थे, जिससे कि कारखानों में ले जाकर उनसे कपड़े बनाए जाते थे। तो इसके कारण जो है कारखाने भी सही नहीं चल रहे थे। इस समय में इटली के जो अन्य कुछ लोग थे, अन्य जनता जो थी, वो अपने आप को फासिस्ट कहकर पुकारते थे, जिन्होंने घोषणा की कि वो इटली में साम्यवाद की रक्षा करेंगे। मजदूर और किसानों से रक्षा नहीं होगी, हम अपने आप पर रक्षा करेंगे। तो फासिस्ट शब्द जो है यह लतीनी भाषा का शब्द है और इस लतीनी भाषा के फासियो शब्द से यह निकला है, जिसका अर्थ होता है कि शाही डंडों का बंडल। शाही मतलब लकड़ी जो होती है ना, मोटी मोटी, उन लकड़ियों को अगर हम जोड़ दें तो काफ़ी मोटा जो है एक बंडल बन जाता है। उस बंडल का अर्थ है इसका कि फासिस्ट का अर्थ क्या है? मोटी मोटी लकड़ियों का बंडल, जो कि एकता का प्रतीक है। कि जब इतनी मोटी मोटी लकड़ियां एक साथ मिल जाती तो वो इतना भारी बंडल बन जाती कि वो किसी भी अन्य काम में, बड़े काम को पूरा करने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं।
कि प्राचीन रोम काल में, कि प्राचीन जो रोम था इटली में, सरकार के प्राधिकार तथा शक्ति का प्रतीक था। इसका प्रतीक तथा चिन्ह था फरसे के चारों ओर लिपटी हुई छड़ों का गट्ठा, कि जो लकड़ियां थी उन लकड़ियों का गट्ठा, कि जो इटली में कीमतों के बढ़ने, कारखानों के बंद होने, बेरोजगारी से लोगों में असंतोष फैल गया। सरकार ने युद्ध से पहले जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं कर सकी सरकार। कुछ फसिस्ट लोग जो थे वो उग्र राष्ट्रवादी थे। मैंने आपको उग्र का अर्थ बताया था ना, कि गुस्से वाले राष्ट्रवादी, मतलब अपने देश की हर हाल में कंडीशन सुधारनी, अपने देश को चाहे कोई भी साधन अपनाकर जो अपने देश में पैसा लाना है, अपने देश की गरीबी को दूर करना है, चाहे कोई भी तरीका हो, चाहे वो तरीका गलत ही क्यों ना हो। उग्रवादी नेता जो होते हैं, उग्र राष्ट्रवादी जो होते हैं, वो गलत सही को नहीं देखते, बल्कि वो सिर्फ अपना मिशन पूरा करने पर ज़्यादा बल देते हैं। सैन्यवादी और भूतपूर्व सैनिक थे। वे सरकार की असफलता से नाराज थे। जो सरकार की असफलता से ज़्यादा नाराज सैनिक थे, सैन्यवादी थे, उग्र राष्ट्रवादी थे, उन्होंने ही इस फसिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया हुआ था। साहूकार थे, व्यवसायी थे, जमींदार जो थे वो साम्यवाद से डरे हुए थे और वे फसिस्टों के समर्थक थे। फासिस्टों का विचार, फासिस्टों मतलब इस पार्टी में जो लोग थे उनका विचार था कि सब कुछ राज्य के अंदर ही है, इसके बाहर कुछ भी नहीं। मतलब उन्होंने पूरी तरह राष्ट्रवाद पर बल दिया कि जो कुछ भी है हमारा देश ही है, हमारे देश के अंदर ही है। अगर तरक्की है, नुकसान है, जो कुछ भी हो रहा है हमारी कमी के कारण ही हो रहा है। हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है तो वो भी हमारी कमी के कारण ही हो रहा है। इस देश से बाहर कुछ भी नहीं है। इन फसिस्टवादियों का नारा था, विश्वास करो और हमारी आज्ञा का पालन करो और संघर्ष करो, स्ट्रगल करते रहो, अपने विश्वास को, अपनी यकीन को कायम रखो और हम जो आपको नेतृत्व कर रहे हैं हमारी बातों को मानो और हमारी आज्ञा का पालन करो। फसिस्टों का सबसे प्रभावशाली योग्य नेता था मुसोलिनी। तो ये फसिस्ट पार्टी थी। इसका थोड़े से जन्म के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा आपसे पूछ भी सकता है कि जो है ये किस भाषा का शब्द है, तो ये लतीनी भाषा के फासियो शब्द से निकला है। और इसका कंप्लीट अर्थ आपसे अगर पूछे तो बता देना कि शाही डंडों का या बंडल की लकड़ियों का, मोटी मोटी लकड़ियों का एक पूरा गंडल, गठरी बोल सकते हैं। अब बड़ा आप मोटी मोटी लकड़ियों को जब इकट्ठा करेंगे तो एक बड़ा बंडल बन जाता है ना, उस बंडल को बोला गया है। और इसके नारों के बारे में भी आपसे पूछ सकता है कि फसिस्टों ने किस, ये जो लाइन थी ये लाइन आपको दे देगा कि ये किन का विचार था। तो ये फसिस्ट जो पार्टी थी उसका विचार था। और इन्होंने नारा क्या था इनका, विश्वास करो, आज्ञा का पालन करो और स्ट्रगल करते रहो, संघर्ष करते रहो। अब जो मुसोलिनी इसका सबसे प्रभावशाली और योग्य नेता। तो अब हम जो चीज़ योग्य है, जो प्रभावशाली, जो अट्रैक्टिव, हम उसी के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में जो हम मुसोलिनी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इसने इस पार्टी को छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक पहुंचाया और बड़े लेवल पर पहुंचाकर ये आगे चलकर इटली का प्रधानमंत्री बन गया। तो इसके बारे में टोटली हम इसके जीवन के बारे में, कैसे कैसे इसने पार्टी में एंट्री की, कैसे कैसे इसने लोगों को जोड़ा इस पार्टी के साथ, इसको कंप्लीट आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने इसके कारणों को देख लिया और थोड़ा सा फसिस्ट पार्टी के बारे में देख लिया। बाकी एक आधा पॉइंट जो है, जो कि यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है, उनको जो मैं आपको शॉर्ट फैक्ट होते हैं, जो 3-3 मिनट की शॉर्ट वीडियो होती हैं, उनमें कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, जैसे कि साम्यवाद, समाजवाद मैंने आपको बताया ना, इनको मैं वहाँ पर करवाने की कोशिश करूँगी ताकि आप वो देखकर पहले आपके माइंड में उन वर्ड का मीनिंग क्लियर हो, फिर आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।